प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। MOOCs के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 39 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 8वें सप्ताह के चौथे कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे के रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 38 आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है कि व्याख्यान संख्या 38 का विषय प्रायोगिक शोध प्रविधि के अध्ययन पर आधारित था। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय सर्वेक्षणात्मक शोध प्रविधि से संपृक्त है। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। शोध की सर्वेक्षण प्रविधि सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावी शोध विधियों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट जनसंख्या के विचारों, व्यवहार, विश्वासों या वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक रूप से मापन करना है। सर्वेक्षण प्रविधि सामाजिक अनुसंधान का वो आधार है जो हमें समाज की नब्ज को टटोलने में मदद करती है, चाहे वो हो चुनाव के पहले का एग्जिट पोल हो या किसी उत्पाद के बारे में ग्राहकों की राय। यह पद्धति प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। ये शब्द अंग्रेजी सर्वे का हिंदी रूपांतरण है और सरल शब्दों में अगर कहें तो उसका जो रूपांतरण है उसका अर्थ है किसी घटना, स्थिति या समूह को उसके ऊपर जो व्यापक रूप से घटना इत्यादि का प्रभाव पड़ता है उसका अवलोकन करना, उसे देखना होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता एक बड़े समूह से आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार या अनुसूची का प्रयोग करता है। इसके आशय पर अगर हम विचार करें तो देखेंगे कि शोध की सर्वेक्षण प्रविधि सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में डाटा एकत्रित करने की तो लोकप्रिय और प्रभावी विधि है ही। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट जनसंख्या की वर्तमान स्थिति, विचारों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों का व्यापक विवरण प्रदान करना होता है। सर्वेक्षण का सर्वेक्षण का वास्तविक आशय केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि कार्यकारण संबंधों की व्याख्या करना और वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजना भी होता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। ये प्रविधि तब अपनाई जाती है जब शोध का क्षेत्र बहुत बड़ा हो और शोधकर्ता को व्यापक स्तर पर जानकारी की आवश्यकता हो। पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना असंभव होने पर वैज्ञानिक तरीके से एक छोटा समूह चुना जाता है और उसे ही पूरी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। और ये जो प्रविधि है इसके तहत सर्वेक्षण हमेशा वर्तमान स्थितियों और घटनाओं से संबंधित होता है।
इसका संबंध अतीत से नहीं होता है, यानी ऐतिहासिक प्रविधि की भांति यह अतीत पर केंद्रित नहीं होती है और वस्तुनिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसमें कार्यकारी शक्ति के रूप में काम करती है। इसमें व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव बहुत कम होता है। वस्तुतः इसमें आंकड़े सांख्यिकी रूप से विवेचित और विश्लेषित किए जाते हैं। अब हम अगर इसके प्रमुख चरणों की बात करें तो आमतौर पर दूसरी प्रविधियों के भांति ही इसमें सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर हमें शोध करना है, यानी हम ये तय कर लेते हैं, विषय को हम तय करते हैं। फिर उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। कहने का आशय ये है कि हम इसके लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, यानी जो भी विषय है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम शोध कर रहे हैं, हमें क्या जानना है। फिर हम सैंपलिंग करते हैं, जिसे प्रतिदर्श भी कहा जाता है, और हम पहले ही ये तय कर लेते हैं कि हमें किन किन लोगों से प्रश्न करना है और उसका चुनाव करते हैं। और इसके बाद प्रश्नावली तैयार की जाती है और साक्षात्कार के लिए रूपरेखा तय की जाती है, और तत्पश्चात फील्ड में जाकर के हम तथ्यों का संकलन करते हैं, या कभी कभी हम ऑनलाइन माध्यम से भी जानकारी जुटा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन माध्यम से जानकारियाँ मुख्य रूप से एकत्रित की जाती हैं। प्राप्त जानकारी का सांख्यिकी विश्लेषण करके हम निष्कर्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वे के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, इसे दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला है जनगणना सर्वेक्षण, जब समूह के प्रत्येक सदस्य से जानकारी ली जाए, यानी जब हम जनगणना करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी लेते हैं। और दूसरा है प्रतिदर्श सर्वेक्षण, यानी जब कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों से हम जानकारी लेते हैं। और वस्तुतः अधिक प्रचलित विविध क्षेत्रों में यही रूप अधिक दिखाई देता है। तुलनात्मक सर्वेक्षण पर भी हमें गौर करना है, यानी कभी कभी दो अलग अलग समूहों के बीच तुलना भी की जाती है। इसके जो लाभ हैं वो अगर आप उस पर विचार करें, दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि कम समय और कम खर्च में हम बड़े समूह का अध्ययन कर लेते हैं। परिणामों का सामान्यीकरण आसानी से किया जा सकता है और यह विधि विश्वसनीय और वैज्ञानिक भी मानी जा सकती है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। अगर हमने सैंपलिंग गलत की, यानी चुनाव हमने सैंपल का गलत किया, तो निश्चित रूप से परिणाम सही नहीं आएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि सर्वे के तहत कभी कभी लोग अपनी वास्तविक राय छुपा लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि समाज का दबाव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का आशय ये है कि यह व्यक्तिगत अध्ययन के संदर्भ में अधिक प्रभावी होती है। इस नज़रिए से सूक्ष्म अध्ययन के लिए उतना प्रभावी नहीं होती है, और उसमें मुख्य रूप से इसी सामाजिक दबाव की महत्वपूर्ण रूप से भूमिका होती है। थोड़ा सा परिभाषा पर भी चर्चा कर ली जाए तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े समूह से प्रतिनिधि नमूनों यानी सैंपल का चयन करके उनसे प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी हासिल की जाती है।
इसको परिभाषित करते हुए विद्वान कहते हैं, एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय की दशाओं और गतिविधियों का एक सहकारी प्रयास है। सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के गठन और गतिविधियों के संबंध में मात्रात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यहाँ भी हम संक्षेप में अलग अलग भारतीय और पाश्चात्य विचारकों पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाश्चात्य विचारकों का अगर हम मत देखें तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य जगत में सर्वेक्षण को वैज्ञानिक शुद्धता और सांख्यिकीय विश्लेषण के चश्मे से देखा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स बूथ जैसे विद्वानों ने इसे सामाजिक सुधार और गरीबी के वैज्ञानिक मापन के लिए उपयोग में लिया। पश्चिमी विचारकों का जोर वस्तुनिष्ठता पर अधिक रहता है। वे मानते हैं कि शोधकर्ता को पूरी तरह तटस्थ होकर के डेटा एकत्र करना चाहिए। उनके यहाँ प्रत्यक्षवाद का प्रभाव भी बहुत अधिक दिखाई देता है और वही महत्वपूर्ण होता है जो हमारी आँखों के सामने होता है। इसके बरक्स जब हम भारतीय विद्वानों के नज़रिए पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि सर्वेक्षण में मानवीय संदर्भ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी महत्ता होती है। भारतीय संदर्भ में सर्वेक्षण केवल आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि सामाजिक संरचना यानी जाति, धर्म और परंपरा को भी गहराई से समझने पर बल देती है। यहाँ सहभागी प्रेक्षण और सर्वेक्षण का मिश्रण अधिक देखा जाता है। इसका कारण ये है कि अंदरूनी सच को समझने की प्रक्रिया इसके तहत हमारे सामने आती है। भारतीय विचारक मानते हैं कि पश्चिमी मॉडल के कठोर प्रश्न भारतीय ग्रामीण परिवेश की जटिलता को पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों मतों को अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन केवल अंतर ही नहीं है, दोनों में समानताएं भी है। यानी सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने आती हैं। दोनों ही यानी वैज्ञानिक चरणों, समस्या का चयन, परिकल्पना, डेटा संग्रह इत्यादि दोनों ही मान्यताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों ये भी कहते हैं कि उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, यानी लक्ष्य पहले से ही तय कर लेना चाहिए और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उपकरण के संदर्भ में भी दोनों में समानताएं हैं। प्रश्नावली, साक्षात्कार और अनुसूची का उपयोग दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत रूप से किया जाता है और दोनों प्रवृत्तियां प्राप्त परिणामों के आधार पर एक व्यापक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करती हैं। जहाँ तक अंतर की बात है तो पाश्चात्य दृष्टिकोण पूर्णतः सांख्यिकी और मात्रात्मक होता है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण गुणात्मक और सांस्कृतिक तत्वों के समावेश पर आधारित होता है। पाश्चात्य पद्धति बंद प्रश्नावली को महत्ता प्रदान करती है, प्राथमिकता प्रदान करती है, जबकि भारतीय जो परंपरा है
उसमें मुक्त चर्चा और अनौपचारिक साक्षात्कार को महत्व दिया जाता है। पाश्चात्य प्रविधि में शोधकर्ता की भूमिका एक बाहरी निरीक्षक की होती है, जबकि भारतीय परंपरा में एक संवेदनशील सामाजिक सदस्य की तरह उसकी भूमिका होती है। पाश्चात्य परंपरा में परिवेश अक्सर नगरीय और औद्योगिक समाजों पर केंद्रित होता है, जबकि भारतीय परंपरा में ग्रामीण, जनजातीय और विविधतापूर्ण सामाजिक ढांचे पर केंद्रित होता है। पाश्चात्य परंपरा में व्यक्तिपरक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि भारतीय परंपरा में सामूहिक और सामुदायिक पहचान पर अधिक जोर दिया जाता है। सर्वेक्षणात्मक प्रविधि आज वैश्विक स्तर पर शोध का आधार है। जहां पाश्चात्य विचारकों ने इसे तकनीकी और सांख्यिकी रूप से सुदृढ़ बनाया है, वहीं भारतीय विचारकों ने इसमें सामाजिक संवेदनशीलता और संस्कृति की गहराई जोड़ी है। आज के आधुनिक शोध में इन दोनों का समन्वय ही सटीक परिणाम प्रदान करता है। वस्तुतः शोध की यह पद्धति सामाजिक विज्ञान और व्यावहारिक शोध में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली तरीकों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट जनसंख्या की विशेषताओं, विचारों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों इत्यादि का वैज्ञानिक ढंग से मापन और विश्लेषण किया जाता है। अब इसके प्रमुख तत्वों की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसमें उद्देश्य का निर्धारण महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कार्यकारी होता है। यानी शोधकर्ता सबसे पहले यह तय करता है कि वो सर्वेक्षण क्यों कर रहा है और किन प्रश्नों के उत्तर चाहता है। तत्पश्चात सैंपलिंग की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यानी पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना असंभव होता है, तो इसलिए हम वैज्ञानिक तरीके से छोटे छोटे समूहों को चुनते हैं और ऐसे समूह को चुनते हैं जो कि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके या करे। और पहले भी बताया जा चुका है कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची इत्यादि इसमें प्रयुक्त की जाती है और जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, उनका सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो व्यक्तिगत पक्ष है यानी पक्षपात इत्यादि की गुंजाइश बहुत कम होती है। क्योंकि जो डेटा हैं वो सीधे सीधे उत्तरदाताओं से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद हम इसकी उपयोगिता को भी संक्षेप में देखेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, ये पद्धति विशाल जनसंख्या के अध्ययन में कार्यकारी होती है। यह कम समय में बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र और बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी एकत्र करने का एक प्रभावी साधन है। ये तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे विभिन्न समूहों यानी शहरी बनाम ग्रामीण, पुरुष बनाम महिला के बीच इसके द्वारा तुलना की जा सकती है। यह परिकल्पनाओं का परीक्षण करती है, यानी शोधकर्ता अपनी मान्यताओं और परिकल्पनाओं को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए वास्तविक जो सांख्यिकी है उसे प्राप्त करता है। ये निश्चित रूप से भविष्यवाणी करने में भी
महत्वपूर्ण होती है और इससे भविष्य की घटनाओं और व्यवहारों का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। चुनावी सर्वेक्षण इत्यादि इसी का परिणाम है। तो अब हम महत्व को भी देख लेते हैं। शोध की यह पद्धति समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में डेटा एकत्र करने के लिए सबसे लोकप्रिय है और प्रभावी है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ये विशिष्ट जनसंख्या की विशेषताओं, व्यवहार, राय, दृष्टिकोण को बड़ी व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका शैक्षणिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता है। चूंकि इसमें प्रमाणीकृत उपकरणों और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग होता है, इसलिए प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। यानी ये वैज्ञानिक होती है और विश्वास करने के योग्य होती है। अन्य प्रविधियों की अपेक्षा ये कम खर्चीली होती है। तुलना में डाक या ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से कम समय में हम अधिक डेटा प्राप्त कर लेते हैं और व्यापक तो ये होती ही होती है। यानी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और व्यापार जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह विधि आम जनता की आवाज़ और उनकी समस्याओं को शासन या नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रविधि सामाजिक वास्तविकताओं को समझने का एक डिजिटल आईना है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रश्नावली कितनी सटीक है और जो सैंपलिंग की गई है वो सैंपलिंग किस हद तक प्रभावी है। इसकी प्रक्रिया भी अध्ययन की आवश्यकता रखती है, विचार विमर्श की आवश्यकता रखती है। तो जैसा कि तमाम प्रविधियों में है, दृष्टियों में है, तो सबसे पहले तो इसमें भी समस्या का चयन करते हैं और फिर उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। यानी शोधार्थी ये तय करता है कि कौन सा विषय है जिसको कि उसे चुनना है और विषय को चुन करके वो लक्ष्य जो है शोध का उसको भी तय करता है, उसको परिभाषित करता है। उदाहरण के रूप में युवाओं में सोशल मीडिया का प्रभाव और उसका अध्ययन, इसको वो लक्ष्य के रूप में तय करता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव क्या होता है। फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, यानी शोधार्थी एक संभावित अनुमान लगाता है और इसे ही परिकल्पना कहते हैं। तो इसी के आधार पर फिर वो डेटा या इत्यादि एकत्रित करता है और इसमें यह तय किया जाता है कि सर्वेक्षण का दायरा क्या होगा, समय कितना लगेगा और किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। यानी कहने का आशय ये है कि शोध का पूरा प्रारूप हमारे सामने होना चाहिए। फिर सैंपलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जैसा कि कहा गया है कि पूरी जनसंख्या का अध्ययन मुश्किल है, तो इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में एक विशिष्ट समूह का चुनाव करते हैं, जिसे प्रतिदर्श कहते हैं या सैंपल कहते हैं। और प्रयत्न ये होता है कि यहाँ हर वर्ग और हर समूह के प्रतिनिधियों
को समान अवसर मिले, यानी उनको समान रूप से चुना जाए। और जब हम उपकरण का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हम चाहे जनसंख्या को समूहों में बांटने की प्रक्रिया हो या उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत हो, तय करते हैं। इसके जो कुछ प्रमुख उपकरण हैं उसमें प्रश्नावली है, यानी प्रश्नों की एक लिखित सूची तैयार की जाती है, और उसके बाद फिर हम आमने सामने बातचीत करने के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए करते हैं। ये साक्षात्कार में महत्वपूर्ण होता है। और फिर उसके बाद हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ये आंकड़ों का जो संग्रह है ये सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसी में शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क करता है, और इसके जो तरीके हैं वो भी विचारणीय हैं। पहला तो व्यक्तिगत भेंट, ये सदा से चलता आया है। फिर उसके बाद डाक या ईमेल के द्वारा हम सर्वे करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, ऑनलाइन या फिर हम गूगल फॉर्म्स के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हैं, और फिर आंकड़ों को व्यवस्थित करके जो अधूरी या गलत जानकारियां हैं उसको हटाते हैं, यानी संपादित करते हैं, और फिर अंत में हम उसकी कोडिंग करते हैं। उसका मीन यानी मध्य, प्रतिशत या सह संबंध निकाले जाते हैं। फिर अंत में प्रारूप तैयार किया जाता है और प्राप्त निष्कर्षों को एक औपचारिक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें सुझाव, सीमाएं और भविष्य के शोध की संभावनाएं शामिल होती हैं। इसका जो लाभ है वो ये है कि इसके द्वारा बड़ी संख्या में अध्ययन संभव होता है। सीमा क्या है? ये गलत जानकारी देता है। लाभ क्या है? कम खर्च में अधिक डेटा इससे प्राप्त होता है, लेकिन सीमा इसकी ये है कि गहराई से अध्ययन ज़रा मुश्किल होता है। लाभ क्या है? परिणामों का सामान्यीकरण आसान है। और सीमा क्या है? प्रश्नावली के प्रश्नों में पूर्वाग्रह संभव हो सकता है। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में भी हमें संक्षेप में चर्चा करनी होगी। हिंदी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में शोध की विविध पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें सर्वेक्षणात्मक प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रविधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब शोधकर्ता को किसी विशाल जनसमूह की साहित्यिक प्रवृत्तियों या भाषाई बदलावों का अध्ययन करना होता है। और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में यह पद्धति तो रीढ़ की हड्डी के समान है। जब हम किसी बोली या भाषा के जीवित रूप का अध्ययन करते हैं तो ये पद्धति बहुत काम की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलियों के अध्ययन में, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी इत्यादि में, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। और उसकी शब्दावली और उसकी व्याकरणिक संरचना को सर्वेक्षण के माध्यम से मानकीकृत करती है। इसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवा, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित इत्यादि लोगों के द्वारा प्रयुक्त हिंदी के वैभिन्न को भी ये रेखांकित करती है। तकनीकी शब्दावली या बाजार में प्रयुक्त हिंदी का सर्वेक्षण करके शब्द भंडार को निर्मित करने में भी ये सहायता
करती है। इसके कुछ विषय जिस पर हम दृष्टिपात करेंगे, उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते प्रभाव का सर्वेक्षण। तो अब शोधकर्ता क्या करता है कि विभिन्न गांवों में जा कर के लोगों की बातचीत रिकॉर्ड करता है और देखता है कि दैनिक जीवन में कितने प्रतिशत शब्द अंग्रेजी के उनकी बोलचाल में शामिल हो गए हैं। साहित्य में यह प्रविधि पाठालोचन से अलग साहित्य के प्रसार और प्रभाव को मापने के लिए उपयोगी होती है। यह पाठक वर्ग में लेखक के प्रभाव और लोकप्रियता को रेखांकित करने में सहायक होती है। यानी जैसे हमारे सामने ये सवाल आता है कि प्रेमचंद अधिक लोकप्रिय हैं या रेणु, तो इसे हम सर्वेक्षणात्मक पद्धति के माध्यम से जान सकते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उनको भी इसके माध्यम से जांचा परखा जाता है। इसके लिए एक निश्चित समय में प्रकाशित पत्रिकाओं या उपन्यासों में चित्रित समस्याओं का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है और इसके अतिरिक्त दो अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी साहित्य की पहुंच का जायज़ा भी इसके द्वारा लिया जाता है। इसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम रेखांकित करते हैं। और जैसे समकालीन हिंदी कविता के प्रति महाविद्यालयी युवाओं की रुचि, एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि शोधकर्ता विभिन्न कॉलेज के छात्रों को एक प्रश्नावली देगा जिससे यह पता चले कि वो कौन से कवि को पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। तो हिंदी में भी इसके चरणों को हम संक्षेप में देख लेते हैं और वही इस प्रक्रिया इसमें होती है कि सबसे पहले हम जो विषय हमारा, उसके लिए उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। फिर पूरे समूह से हम एक छोटे प्रतिनिधित्व करने वाले समूह को चुनते हैं, यानी हम सैंपलिंग करते हैं। अंत में हम पूरे समूह में जब एक छोटे से प्रतिनिधित्व वाले समूह को चुन लेते हैं तो फिर उसके द्वारा हम प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी जुटाते हैं और प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण इत्यादि करते हैं और अंत में हमको परिणाम प्राप्त हो जाता है। और अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दरअसल ये वर्तमान पर केंद्रित पद्धति होती है। इसमें ऐतिहासिक शोध इत्यादि से इसे नहीं जोड़ करके देख सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें धन की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में इसकी महत्ता असंदिग्ध है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये जो व्याख्यान है आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।